स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं अपने सेकंड लर्निंग आउटकम को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्शन लिया है वो हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन लिया है, जिसमें आपके प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स से। तो इस केस में अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो दो वाइंडिंग में डिवाइडेड है। एक वाइंडिंग को आप प्राइमरी वाइंडिंग बोल रहे हो, दूसरे को आप सेकेंडरी वाइंडिंग बोल रहे हो। तो यहाँ पे अगर ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा है, अगर इससे हम रेफर करें अपने प्राइमरी साइड में, दैट मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे जो भी आपके सेकेंडरी वाइंडिंग के पैरामीटर हैं, अगर आप इसको ट्रांसफर कर देते हो अपने प्राइमरी वाइंडिंग पे, तो आपके कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। उसको प्रेडिक्ट करना, उसके एनालिसिस करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अपने सेकेंडरी साइड के पैरामीटर को प्राइमरी साइड के पैरामीटर पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस केस में अगर देखें, इस सर्किट में अगर हम देखें तो उसमें क्या है कि अगर हम अपने सेकेंडरी वाइंडिंग में देखते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो भी आपका यहाँ पे इम्पिडेंस है वो है ZS, जो कि RS और J एक्सिस का फेजर सम है। ठीक है, अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कोई भी लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस केस में अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे हम KVL अप्लाई करें, जैसा कि हमने पहले भी इस पे डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम इसमें KVL अप्लाई करते हैं तो उस KVL के हिसाब से जो इक्वेशन लिखा जाएगा वो होगा ES इज इक्वल टू ES प्लस IS RS प्लस AX। इसे हम और भी लिख सकते हैं ES प्लस IS ZS। ठीक है, ये इक्वेशन हमने जब फेजर डायग्राम डिस्कस करना था उस टाइम भी ये इक्वेशन हमने डिस्कस किया। तो अब इसमें क्या है कि अगर मैं दोनों साइड अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या सिचुएशन बनकर आएगा। देन अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने इक्वेशन आपको दिया गया है, उस इक्वेशन में हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, तो हमारा जो इक्वेशन बन गया वो बन गया AES इज इक्वल टू AVS प्लस AIS ZS। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर देखा जाए तो हमें पता है हमारे ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से हमने मल्टीप्लाई किया है ताकि हम अपने सेकेंडरी पैरामीटर को अपने प्राइमरी पे रेफर कर सकें। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग है, आपका एक प्राइमरी वाइंडिंग है, दूसरा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। देखो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में आपके दो वाइंडिंग है, एक है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग अगर देखें तो इलेक्ट्रिकली ये दोनों आइसोलेटेड है, ये मैग्नेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब अगर हम यहाँ पे, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि हम अपने इक्विवेलेंट सर्किट को प्राइमरी साइड हम रेफर कर रहे हैं। प्राइमरी साइड रेफर करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपके दोनों वाइंडिंग के बीच में एक जो रिलेशन बन के आ रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का बन के आ रहा है। तो अगर आपके जो पैरामीटर हैं, अगर हम स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करते हैं तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम ये देख सकते हैं कि जो आपका जो वोल्टेज है, आपका करंट है, हर एक फैक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में आपके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से वैरी कर रहा है। अगर मान ले सपोज कि अगर ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो आपका जो भी सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है वो आपके प्राइमरी साइड के वोल्टेज से 1/A यानी कि 1/ आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो आपके रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस हैं उनका भी रिलेशन आपके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से ही निकल कर आता है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के मल्टीप्लाई करने के बाद
जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो कंप्लीट शो करेगा कि जब आप अपने ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के पैरामीटर्स को अगर आप प्राइमरी वाइंडिंग के पैरामीटर्स पे आप भेजते हो तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे वही जो हम इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे, जो हमें मिला था अपने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के मल्टीप्लाई करने से कि AES इज इक्वल टू AVS प्लस AISZS। ठीक है, अब इस पॉइंट को अब हम समझने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो क्या होता है। वो हमने पढ़ा था कि अगर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो वो रेशियो होगा VP अपॉन VS इज इक्वल टू EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS इज इक्वल टू A इज इक्वल टू IS अपॉन IA। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से अगर हम देखें तो अपने इंड्यूस्ड वोल्टेज रेशियो और अगर अपने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को अगर हम देखें तो वो क्या है, EP अपॉन ES इज इक्वल टू A। तो यहां पे हम EP इज इक्वल टू AES लिख सकते हैं। अगर ये मैंने लिखा EP अपॉन ES इज इक्वल टू A, तो इस केस में हम यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो आपका EP होगा वो A टाइम्स होगा ES के। दैट मीन्स कि यहां पे जो आपने इक्वेशन निकाला है AES, ये आपका EP के इक्विवेलेंट होगा, जिसको हम ES डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू AVS। अगर हम देखें तो फिर से आपका जो VP अपॉन VS है दैट इज इक्वल टू A है। इस केस में अगर हम कंक्लूजन निकालें तो VP इज इक्वल टू AVS होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो AVS है उसको भी अगर हम लिखें तो VS डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक अलग पैरामीटर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे और लिख सकते हैं AIS। ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, IS अपॉन A इंटू A स्क्वायर ZS। कोई दिक्कत? हमने यहां पे क्या किया, IS में यहां पे हमने क्या किया कि जो आपका IS है उसमें हमने A से डिवाइड कर दिया। अब चूंकि हमने यहाँ पे A से डिवाइड किया था तो अब हमने A से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट होंगे तो आपका प्रीवियस इक्वेशन प्रिजर्व रह जाएगा। तो अब ये आपको इक्वेशन मिल रहा है। और ये इक्वेशन भी मैंने क्यों लिखा, मैंने IS में A से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में ही एक रिलेशन निकल के आता है IS अपॉन IA इज इक्वल टू A। अगर उस केस में हम IA यानी कि प्राइमरी करंट IP होना चाहिए, अगर ये IP को अगर हम लिखना चाहें तो वो हम लिखेंगे IS अपॉन A। ठीक है, यानी कि यहां पे जो IS अपॉन A है ये भी आपका सेकेंडरी करंट है जो प्राइमरी को रेफर करता है। तो उस पॉइंट से अब अगर हम इक्वेशन लिखें तो आपका कंप्लीट इक्वेशन EP इज इक्वल टू ES डैश, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा VS डैश प्लस IS डैश ZS डैश। ठीक है, तो यहां पे अब आप चीजें कंक्लूड कर सकते हो, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे एब्रिविएशन लिख ले कि हमने किस चीज को क्या रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे यूज किया है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तो यहां पे जो आपका ES डैश है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF रेफर्ड टू प्राइमरी। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी साइड का जो आपका जो इंड्यूस्ड वोल्टेज था जब आप उसको प्राइमरी साइड में रेफर करोगे तो वो रिप्रेजेंट होगा ES डैश से, दैट इज इक्वल टू AES, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टाइम्स ऑफ सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज ES। ठीक है, उसी हिसाब से VS डैश आपका रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी साइड।
आपका आई एस डैश रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी साइड, आपका जेड एस डैश रेफर करता है सेकेंडरी इम्पिडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। यानी कि जो भी आपका सेकेंडरी वाइंडिंग का जो भी इंपिडेंस था, चाहे वो उसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस था या फिर उसका लीकेज रिएक्टेंस था, अगर आप उसको प्राइमरी साइड रेफर करोगे तो वो आपके जेड एस डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं इसके पॉइंट पे बात करूं तो अगर आप इस इंपिडेंस को अगर आप काउंट करो तो ये जो इंपिडेंस है वो है आपका जेड एस डैश। ठीक है, अब जेड एस डैश इज इक्वल टू क्या लिखा, ए स्क्वायर जेड एस, और इसी को आप कह रहे हो सेकेंडरी इंपिडेंस रेफर टू प्राइमरी। अब अगर हम चाहें तो जेड एस को हम यहाँ पे तोड़ सकते हैं, तो उसे हम लिख सकते हैं आर एस प्लस जे एक्स एस, इसी कॉम्बिनेशन से आपका जेड एस बना था। तो अब यहां पे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए स्क्वायर आर एस प्लस जे ए स्क्वायर। दैट मीन्स कि अब आपका ये रिप्रेजेंट हो जाएगा आर एस डैश प्लस जे एक्स एस डैश, जहां पे आपका आर एस डैश रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, और एक्स एक्स डैश रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी। यानी कि जो भी आपके वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस थे, जब आप उसको प्राइमरी साइड रेफर करोगे तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर आर एस आपका सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, और ए स्क्वायर एक्स एस ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, तो अब यहां से एक चीज हम देख सकते हैं कि हमने जो ट्रांसफार्मर डिस्कस किया, जिस इक्विवेलेंट सर्किट को हम डिस्कस किया, जिस ट्रांसफार्मर को अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे, कंस्ट्रक्शन बनाते आ रहे हैं, वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि आपका जो पैरामीटर होता है प्राइमरी टू सेकेंडरी, क्योंकि आपने हाई वोल्टेज वाइंडिंग को प्राइमरी बनाया हुआ है, लो वोल्टेज वाइंडिंग को आपने सेकेंडरी बनाया हुआ है, तो ऑलवेज आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग के अगर पैरामीटर को हम डिस्कस करें तो वो पैरामीटर आपका सेकेंडरी साइड जाने के बाद वो कम होता है। यानी कि आपका जो लो वोल्टेज वाइंडिंग का पैरामीटर होगा वो आपके हाई वोल्टेज वाइंडिंग पैरामीटर से कम होगा। ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। उस हिसाब से अगर हम कंक्लूड करें और एक बेस फॉर्मूला अगर हम निकालें, एक जनरलाइज फॉर्मूला हम निकालें अपने किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो आप वहां पे कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली क्या है, हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बात किया, यानी कि आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग है और उसके पैरामीटर को आप हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ रेफर कर रहे हो। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ जब उस पैरामीटर को रेफर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो पैरामीटर है, तो वो चाहे आपका रेजिस्टेंस हो या फिर लीकेज रिएक्टेंस हो, वो आपके ए स्क्वायर टाइम्स है। यानी कि सेकेंडरी से प्राइमरी में जाने पे आपके पैरामीटर्स का वैल्यू इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है,